हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगन चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी कहानी पति नहीं मुझे दोस्त चाहिए कैसी लगी, पसंद आई ना? मुझे पता है आप लोगों को पसंद आई होगी और बहुत सी स्त्रियों के मन में ये बातें भी होंगी कि बात सही है कहीं ना कहीं, क्योंकि कोई भी पत्नी ये नहीं चाहती है कि उसका पति, वो बस इतना चाहती है कि कोई घर में ना समझे पर उसका पति उसे जरूर समझे। और आप लोगों ने अब तक सुना कि किस तरह सुजाता एक जॉइंट फैमिली में आती है, वहाँ के सारे नियम को अपनाती है, पर वो बस इतना चाहती है कि उसका पति उसे समझे, उसे प्यार दे। और दूसरी बात, जब वो बीमार पड़ती है और जो वो अपने पति से कहती है कि आज वो उसका नहीं मन है खाना बनाने का या उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही है, तब वो उसका पति उससे कहता है कि नाटक मत करो, तुम दवा खाओ और जाकर ये सब नाश्ता पानी बनाओ, और मैं भाभी से नहीं कहूँगा कि, और लोग मुझे यही कहेंगे कि मैं जोरू का गुलाम हूँ। ये सारी बातें सुनकर सुजाता की आंखें थोड़ा भर आती हैं, और जब वो अपने जेठानी से प्यार भरा स्पर्श पाती है तो उसकी आंखें भर भर आकर वो रोने लगती है, और जेठानी उसे शांत कराती हैं और वो जाकर अपने रूम में आराम करती है। और कुछ दिन बाद, उसके यहाँ कुछ दिन बाद जब वो सही हो जाती है तो अपने सारे कामकाज वो करती है। और कुछ दिन बाद सास के मायके में शादी का कोई फंक्शन होता है, जहाँ पर किसी की शादी फिक्स होती है उनके मायके में। तो सुजाता के लिए ये पहला मौका था जब वो ससुराल पक्ष के किसी फंक्शन में भाग ले रही थी और किसी फंक्शन में वो जा रही थी, तो वो उसके समझ में नहीं आ रहा था कि वो वहाँ के माहौल के हिसाब से कैसे क्या कपड़े रखे, क्या चीज़ें रखे। और वो नई नवेली दुल्हन थी, तो वो चाहती थी कि लोग उससे पहली बार मिलेंगे, तो वहाँ पर उसके लिए हर चीज़ सब कुछ नया भी होगा, और जब लोग पहली बार मिलेंगे तो उससे बहुत सी आशाएं होंगी, और वो चाहती थी कि वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत दिखे। इस वजह से वो अपना एक एक सामान पैक कर रही थी, और वो अपने पैकिंग के लिए उसने सारे सामान को बेड पे लगा दिया था। कौन सी चूड़ी किस साड़ी के साथ पहनना है, कौन से फंक्शन में कौन सी साड़ी पहननी है, कौन से जेवर पहनने हैं, वो सब एक एक फंक्शन के हिसाब से लगा कर रख रही थी। और वो साड़ियाँ अपनी निकाल रही थी कि तभी उसकी नज़र एक नेट की साड़ी पर पड़ी, जो बहुत खूबसूरत साड़ी थी। उसने ये अपनी शादी में लिया था, और वो चाहती थी जब कोई नया ऐसा ओकेज़न पड़ेगा तब वो साड़ी पहनेगी। बहुत खूबसूरत सी साड़ी थी, उसका कलर भी उसे बहुत पसंद था, उसके ऊपर बहुत फबता था वो कलर। और जब उसने वो साड़ी अपने अलमारी से, वो अपनी साड़ियों को जब निकाल रही थी, जब वो साड़ी उसने देखी, और उसकी मम्मी ने उस साड़ी को बहुत प्यार से उसे जब वो ले रही थी तो उसकी मम्मी को भी वो साड़ी बहुत पसंद थी। तो उसने सोचा कि ससुराल में वो पहनेगी, पर कभी भी कोई ऐसा मौका नहीं आया कि वो उस साड़ी को पहन सके। उसने हमेशा, उसकी साड़ी वो हमेशा वैसे ही कबर्ड में पड़ी रही। और जब वो आज साड़ियाँ निकाल रही थी तब उसने सोचा कि क्यों ना ये साड़ी रखी जाए, नई नई वो दुल्हन है और जब वो इस साड़ी को पहनेगी तो बहुत खूबसूरत लगेगी। और नई डिज़ाइन है, नई साड़ी, एकदम सुंदर सी साड़ी है, कढ़ी हुई साड़ी, बहुत प्यारी सी है, हल्की भी है और ससुराल के हिसाब से ठीक भी है। तो वो सोचकर उसने वो साड़ी भी निकाल कर बेड पर रखी। वो साड़ी जो है सब सारा सामान पैक कर रही थी। रेहान इसी बीच कमरे में आता है, वो कहता क्या कर रही हो तुम, इतना सब पूरा सामान फैला के रखा हुआ है। तो सुजाता ने बड़ी खुशी से कहा मैं सारे कपड़े पैक कर रही हूँ, मामा जी के यहाँ जाना है ना, तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ भी ऐसी गलती ना हो कि कुछ मैं भूल जाऊँ और वहाँ पर फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि सब कुछ बहुत खूबसूरत सा हो। तो इस पर रेहान एक नज़र उसके कपड़ों पे डालता है। जैसे ही उसकी नज़र उस नेट की साड़ी पर पड़ती है, कहती ये क्या, तुम ये साड़ी मामा के यहाँ पहनोगी? तो वो सुजाता कहती हाँ बहुत खूबसूरत है ना, मैंने और मम्मी ने ख़रीदा था। आपको पता है पूरी दुकान में इसकी एक ही पीस थी और मैंने सोचा था शादी के बाद मैं किसी ओकेज़न पर पहनूंगी।
देखो मामा जी के यहाँ शादी में जाना हो गया और मैं अब वहाँ पे ये साड़ी पहनूंगी, मेरा जो है मेरी ख्वाहिश भी पूरी पूरी हो जाएगी और बहुत सुंदर साड़ी है, मैं उसमें बहुत सुंदर भी लगूंगी। सुजाता ने कहा, तुम सच में मंदबुद्धि हो, पहले मैं सोचता था, अब पता भी चल गया। इस साड़ी में तुम्हारा पूरा बदन दिखेगा, घूंघट से पूरा चेहरा दिखेगा और ये साड़ी वहाँ पहनोगी, सारे गांव में क्या माँ की नाक कटवाओगी? लोग यही कहेंगे कि माँ की बहू बहुत बेशर्म है। ये साड़ी तुम अपने मायके में पहनना, ये तुम्हारा ससुराल है और यहाँ ये सब नहीं चलेगा। तुम साड़ी जो है वो साड़ी मामा जी के यहाँ ले जाना जो थोड़ी सी मोटी हो, जिसमें तुम्हारा चेहरा ना दिखे, जिसमें पूरा बदन ना दिखे। ये साड़ी, इस साड़ी में तो तुम्हारा पूरा बदन दिखेगा। ये साड़ी, तुम्हें इतनी भी अकल नहीं है कि ऐसी साड़ियाँ ससुराल में नहीं पहनी जाती हैं और तुम ये साड़ी नहीं ले जाओगी। इस साड़ी को चुपचाप से उठाकर अपने कबर्ड में रख दो। जब भी तुम अपने मायके में जाना या तुम्हारे मायके में कोई ऐसा होगा, ओकेज़न होगा, कोई ऐसा फंक्शन होगा तो तुम वहाँ पे पहन लेना, पर प्लीज़ वहाँ पर ये साड़ी मत ले जाना। सुजाता को लगा कि ये क्या है, ये मेरा पति, मतलब अगर मैं कौन सी ऐसी चीज़ पहनने जा रही थी जिस पर इतनी लंबा चौड़ा भाषण दे दिया। नेट की साड़ियाँ आजकल तो सभी लोग पहनते हैं और नेट की साड़ियों से चेहरा दिखेगा, तो फिर आज क्या मैं कोई सो पीस हूँ जिसे छुपा कर रखा जा रहा है? मैं हूँ क्या चीज़? वो ये सारी बातें सोच रही थी और उसने भारी मन से वो साड़ी को अपने कबर्ड में रखा। उसका दिमाग सोचने पर मजबूर हो गया कि क्या मैं एक लड़की शादी के बाद अपने मन का कोई कपड़ा भी नहीं पहन सकती? कौन सा मैं जीन्स पहन रही थी, साड़ी ही तो पहन रही थी। और फिर मम्मी ने या दादी ने कभी नहीं बताया कि शादी के बाद मुझे कोई भी चीज़ अपनी पसंद का पहनने का कोई अधिकार नहीं। उसके मन में बहुत से उथल पुथल चल रहे थे और उसने किसी तरह बुझे मन से अपनी सबसे जो मोटी मोटी साड़ियाँ थी, जो बिल्कुल घिसी पिटी डिजाइन थी, उस सबको बिना मन से उन साड़ियों को पैक किया। और उसकी जो अपनी पैकिंग करने के बाद वो किचन में आ गई। उसने बुझे मन से खाना बनाया, नाश्ता बनाया। उसने अपनी जेठानी से भी नहीं पूछा कि दीदी आप क्या पैक कर रहे हो, कैसे ले जा रहे हो। और यहाँ पर उसकी जेठानी ने भी और उसकी सास ने भी उसे समझाया कि तुम नई बहू हो, ज़्यादा किसी से बोलना नहीं, काम काज करते रहना, और वरना लोग कहेंगे कि हाँ इनकी बहू को कुछ आता नहीं है। बहुत सारी बातें वो लोग जो है उन लोगों ने समझाया कि हमेशा घूंघट में रहना, घूंघट अपना मत खोलना और काम करती रहना, और ज़्यादा किसी से हंसी मजाक ना करना, और बहुत सारी बातें उन लोगों ने समझाया। तो उसे ये फील हो रहा था कि वो कहीं शादी में जा रही है, किसी जेल खाने में जा रही है। शादी का घर रहेगा, वहाँ पर किसी से बोलना नहीं, बात नहीं करना, घूंघट में रहना। और ये सब चीज़ें क्या हैं, वो किसी के शादी में जो है कैसे लोग शादी को एंजॉय करेंगे, उसके मन में सारी बातें चल रही थी। और इस तरह धीरे धीरे वो वक्त भी आ गया और वो वहाँ पर गई शादी में, अपने मामा ससुर के यहाँ गई। वहाँ पर वो बहुत डरी सी रहती थी कि सोचती थी कहीं कोई गलती ना हो जाए, और जो है कहीं कोई कुछ गलत ना बोल दे। वो सारी बातों से डरी सहमी सी रहती थी, सारा काम करती थी। पर उनके मामा ससुर के बेटा था एक, वो बहुत चंचल था। वो सारी भाभियों से अक्सर हंसी मजाक करता रहता था। शादी का घर था तो वहाँ पर हंसी मजाक कुछ ज़्यादा ही चल रहा था। सुजाता की जेठानी तो कई बार जा चुकी थी, तो वहाँ से वो लोग उनके परिचित के भी थे, तो उन लोगों से वो बड़े प्यार से बातचीत करना या उन लोगों के मन मतलब सारी बातें उन लोगों से होना।
सब कुछ सही था, पर सुजाता पहली बार गई थी तो बहुत डरी हुई थी। वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करती थी, और उनका जो उनके मामा का लड़का था थोड़ा सा चंचल स्वभाव का था, तो वो सबसे मजाक करता था। वो सुजाता की जेठानी से भी मजाक करता था, तो वो भी बोल देती थी। वो सुजाता से भी जब कुछ बोलता तो सुजाता थोड़ा सा शांत रहती थी। वो उसे पहले से ही समझा दिया गया था कि ज़्यादा बोलना नहीं, ज़्यादा बात नहीं करना। तो वो अक्सर कहता, भाभी जी कि आप बात नहीं करती हैं, आप तो इतनी पढ़ी लिखी हैं, आप सब कुछ जानती हैं और सारी बातें आप पढ़ी लिखी हैं, फिर भी आप कुछ किसी से नहीं बात करती, आप इतनी डरी हुई सी रहती हैं। लगता नहीं कि आपने इतनी अच्छी, मतलब आपकी शिक्षा इतनी अच्छी गई है। तो वो मुस्कुरा कर रह जाती। धीरे धीरे वो राघव जैसे उससे मजाक नहीं करता था। उनके मामा का जो लड़का था उससे वो समझ गया था कि ये भाभी मजाक वगैरह नहीं करती हैं, तो वो मजाक नहीं करता था उनसे, बस बातें करना चाहता था कि भाभी जो है पढ़ी लिखी ज़्यादा हैं, तो वो उनसे बातें करना चाहता था। और वो अक्सर पढ़ाई की बातें करता था, जहाँ पर सुजाता उसे अगर वो कुछ गलत बोल देता तो वो सुजाता उसे समझाती, भैया नहीं ऐसे नहीं, ये चीज़ें ऐसे करिए। तो वो भी थोड़ा थोड़ा समझ रहा था कि अगर भाभी से हम पढ़ाई की बातें करें तो वो पढ़ाई की बातें बताएंगे। तो वो उनसे बात करने के लिए ऐसे ही छोटी छोटी बातों पर वो बोल रहा था, और धीरे धीरे इस तरह दोनों में बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई। दोनों अक्सर सुजाता और राघव कोई भी किचन में अगर सुजाता चाय वगैरह बना रही होती तो राघव खड़ा हो जाता, उससे बातें करने लगता, जो कि उसके पति रेहान को पसंद नहीं आ रहा था। कहीं ना कहीं जो है उसे बुरा लगता कि ये इससे मना किया गया था कि ज़्यादा किसी से बात नहीं करना। और वहाँ पर सुजाता की लोग काफ़ी तारीफ करते थे, वो काफ़ी लेडीज़ों में काफ़ी जल्दी घुल मिल गई थी, जो कि सुजाता की सास को भी नहीं पसंद आ रहा था कि इतनी जल्दी सबसे अपना दोस्त व्यवहार बना लेती है। तो वो जो है थोड़ा सा उन्हें भी पसंद नहीं आता। और इधर राघव जब सुजाता से बात करता तो रेहान को पसंद नहीं आता था, और पर राघव जो है सुजाता की काफ़ी इज्जत करता था और वो उनसे अक्सर अपनी बातें शेयर करता था। तो ये सारी चीज़ें जो है उनके पति और सास को अच्छा नहीं लग रहा था। तो अक्सर रेहान जब भी सुजाता के सामने आता तो थोड़ा चेहरा गुस्से में होता। जयमाल का टाइम हुआ और सब लोग आशीर्वाद देने के लिए बुलाए गए। रेहान का चेहरा गुस्से में भरा हुआ था। जब वो सुजाता के साथ खड़ा हुआ तो वो गुस्से में था। सुजाता समझ नहीं पा रही थी कि आखिर इनको हुआ क्या है। यहाँ जब से आए हैं तब से हर समय गुस्सा है, गुस्सा जैसा चेहरा बनाए हुए हैं। पूरा चेहरा इन्होंने गुस्से में रखा हुआ है, पूरा अजीब सा लग रहा था उसे। सब लोग हंस रहे थे, बोल रहे थे, पर इसका मुंह, रेहान का मुंह ही बना हुआ था। ये सारी चीज़ें सुजाता को अच्छी नहीं लग रही थी। जब वो घर आई तब उसने एक बात रेहान से कहा, तो रेहान ने कहा कि जो है रेहान से कहा कि आप इतना गुस्सा क्यों थे, हर समय आप कुछ हुआ था क्या, ऑफिस में कोई बात हो गई थी और आप गुस्सा थे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। सब लोग हंस बोल रहे थे और सब वहाँ पर बोल भी रहे थे कि रेहान भैया शादी के बाद इनका चेहरा अजीब सा हो गया है, गुस्सा रहते हैं। तो मुझे थोड़ा सा अजीब नहीं लग रहा था। तो इस पर रेहान गुस्से में बोलता है कि तुम्हें क्यों नहीं अच्छा लग रहा था, तुम्हें तो अच्छा लगना चाहिए था। हर समय हा हा ही कर रही थी और तुम्हें तो अच्छा ही लगना, तुम्हें तो वहाँ अच्छा लग रहा था ना। बेशर्मों की तरह सबसे बातें कर रही थी, खुलकर हंस रही थी, राघव के साथ बात कर रही थी, तुम्हें क्यों बुरा लग रहा था। तो इस पर सुजाता कहती, अरे वो देवर जी थे, सबसे हंसी मजाक कर रहे थे और मैं उनसे कुछ बात कहाँ, हम लोगों की पढ़ाई या कुछ करियर के बारे में बात हो रही थी, इससे ज़्यादा मैंने उनसे कोई बात नहीं की। मम्मी भी गुस्सा थी और मैं तो सबका ख्याल रख रही थी, मैं सबसे बातें, मैं सब मामी का जी का ख्याल रख रही थी। उनके घर में जो भी काम मेरे लायक था मैं सब कुछ कर रही थी कि ताकि आप लोग खुश रहें, गुस्सा ना करें। तो इस पर रेहान कहता, हाँ तुम बेशर्मी करती रहो और हम लोग खुश हो जाएं।
ये कैसे हो सकता है? तो इस पर सुजाता ने कहा, मैं बेशर्मी क्या कर रही थी, मैं देवर जी से बात ही तो कर रही थी और वो बहुत साफ दिल के इंसान हैं। तो इस पर रेहान तिलमिला सा जाता है, कहता, अच्छा तो तुम्हें उसके दिल के बारे में भी पता चल गया है, उसकी आदत के बारे में पता चल गया। वो तो सारी औरतों के साथ बैठकर बदतमीजी से मजाक करता है, अभी उसे पढ़ाई लिखाई करने की उम्र है, वो भाभीियों से ऐसे घुल मिल कर मजाक करता है, उसे तो इज्जत की कोई परवाह नहीं, पर मुझे अपनी इज्जत की बहुत परवाह है। ये कहकर रेहान कमरे से निकल गया। तो इस पर सुजाता सोचती है कि उसका क्या गुनाह है, वो बस इतना ही तो चाहती थी कि उसका पति उस पर विश्वास रखे। और ये हर जगह अगर वो अपने देवर से या उनके मामा के लड़के से बात कर रही थी तो उसमें उसकी क्या गलती थी? वो तो सिर्फ अपने रिश्ते को मजबूत कर रही थी। कोई उसके पति को ये ना कह सके कि तुम्हारी बीवी बहुत घमंडी है, या उसकी सास से कोई ये ना कह सके कि तुम्हारी बहू बहुत घमंडी है। इस वजह से वो वहाँ पर सबसे घुल मिल रही थी। तो इसमें उसकी क्या गलती थी? उसके पति को उसके ऊपर इतना सा विश्वास नहीं है। वो अगर किसी आदमी से बात कर लेती है तो उसका पति उसके ऊपर शक करने लगता है। ये कैसा रिश्ता है पति पत्नी का? जिस रिश्ते में विश्वास होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, वहाँ पर उसका पति उसके ऊपर शक करता है। और वो भी उस इंसान के लिए जो उसी का रिलेटिव है। और वो इस सब छोटी छोटी बातों से सुजाता काफ़ी आहत हो गई और उसकी आंखें भर आई कि आखिर उसका रिश्ता आगे कैसे चलेगा, जहाँ पर उसका पति इतनी ज़्यादा गलत बातें सोच लेता है उसके लिए। वो आगे अगर वो किसी इंसान से बात कर रही है या कि इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो गलत हो गई है। ये सारी बातें उसके मन में चल रही थी। वो बहुत दुखी हो गई थी और इस तरह वक्त बीतता है और छोटी छोटी बातें सुजाता के मन को ठेस पहुंचाती हैं। वो अपनी बातें पति से अपने कह भी नहीं सकती क्योंकि उसका पति रेहान अपने आगे कभी भी उसकी नहीं सुन रहा था। तो फ्रेंड्स, मेरी ये कहानी पति नहीं दोस्त चाहिए। एक पत्नी अपने पति में एक दोस्त ढूंढती है। वो चाहती है कि उसका पति उसके ऊपर विश्वास करे। जरूरी नहीं है कि हर औरत गलत हो। हाँ, आज की जो हवा चल रही है वहाँ पर बहुत कुछ ऐसा होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर औरत गलत हो। आपको अपने पति के ऊपर विश्वास करना चाहिए। और अगर आपके पत्नी में कुछ ऐसी चीज़ें लग रही हैं आपको, तो आपको वो बातें डायरेक्ट अपनी पत्नी से पूछ लेना चाहिए। एक पत्नी कभी भी अपने पति से झूठ नहीं बोलेगी। तो फ्रेंड्स, मेरी ये कहानी पति नहीं दोस्त चाहिए भाग 2 यहीं पर समाप्त होता है। भाग 3 और अंतिम भाग लेकर मैं फिर हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। और हाँ, अपनी पत्नी को हर जगह रोक टोक करिए, ये आपका हक है, लेकिन आप उन्हें उसका रीजन बताकर रोक टोक करिए, ताकि उन्हें भी समझ में आ जाए कि आप जो उन्हें मना कर रहे हैं तो आप क्यों मना कर रहे हैं। तो इससे आप लोगों के बीच में कभी लड़ाई नहीं होगी, या कभी उस बात को ना, कभी कभी ये होता है कि औरत हो या आदमी हो, कोई भी बातें अपने मन में दबा के रखते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप अपनी पत्नी से या अपने पति से अपनी हर बात कहिए, अच्छी हो बुरी हो सारी बात कहिए। और जब ये बातें कहेंगे तो जो उनके मन में गलतफहमी होगी वो चीज़ें दूर हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं हम आपसे। तब तक के लिए बाय।